नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर में। दोस्तों, 12 फरवरी को जो हमारा पेपर होने वाला है 2024 का, वो उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस मॉडल पेपर में लेकर आया हूँ। और उसी तर्ज पर जिस हिसाब से जितने नंबर के एक विकल्प के क्वेश्चन आना है, जितने नंबर के खाली स्थान, सत एक वाक्य में उत्तर, वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें लेकर आया हूँ। और पूरा एक तरीके का आपको पेपर दिखेगा इसमें, यानी कि जो आप पेपर देने वाले हो वही पेपर आपको मैं यहाँ देने वाला हूँ उसी प्रकार का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसको लास्ट तक देखना है। और इसमें से मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि आपको 80% प्लस पेपर इसमें से आएगा, क्योंकि मैंने उस तरीके से पूरा छानबीन कर पेपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 नंबर में आना है आपके 7 क्वेश्चन। ओके, इनमें से पहला क्वेश्चन है, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। तो आंसर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा है वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता। अब इसमें क्या है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है, यानी कि घटती है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तटस्थ वक्र का झुकाव रहता है, किसकी ओर रहता है? सीमांत उपयोगिता की ओर रहता है। ओके। चौथा है, निम्न में से कौन सी वस्तु पूरक है? इसका आंसर है, देखिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चाय तथा कॉफी, कोक तथा पेप्सी और चावल तथा गेहूं, ये स्थापन है सभी। और इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? तो स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकती आपकी। ओके, इसका आंसर ये था, लगा लेना। आगे है, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर क्या आता है? देखो, कृषि, मछली पालन, खनन, इसमें से होटल आएगा, क्योंकि जे हम प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं सभी। एक होटल आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। तीसरा है, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रो, इसका आंसर हो जाएगा जे बी से का। ओके, चलिए अब देखते हैं अपन रिक्त स्थान। तो देख लीजिए रिक्त स्थान कितने हैं अपने? 6 आना है। और सभी के आंसर आप सबको पढ़ लीजिए, मैं सबके आंसर आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ सबके आंसर लिख रखे हैं। तो पहले का आपका कीमत सिद्धांत हो जाएगा, दूसरे का आपका उच्च हो जाएगा, तीसरे का कीमत हो जाएगा, चौथे का भी कीमत होगा, पांचवे का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, इसको अपन सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, CSO भी लिख सकते हो आप इसको, या लिख सकते हो CSO, आंसर और अच्छा हो जाएगा आपका। ओके। और छठवे का है राजकोषीय, लिख लीजिए, सभी के आंसर दे रखे हैं, आप सबको लिख सकते हो, उनको याद कर लेना है बहुत अच्छे से, छोड़ना नहीं है कुछ भी। चलिए अगले आते हैं आपकी सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ पहले आप पढ़ लीजिए, मैं इनका इकट्ठा आपको आंसर दे दूंगा। पहला है उपभोग फलन, गुणक, MPC का वाला, डेल्टा S डेल्टा Y, न्यूनतम मजदूरी विधान, और C बराबर F/Y। और चौथा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र और बेलुसदार मांग, कीमत तल, और इसमें से जे वाले आपके दे रखे हैं। अब इनका मैं कैसे मिलाऊं? तो देख लीजिए, मैंने इस तरीके से मिला दिया है आपका। पहले का गा, दूसरे का घा, तीसरे का, चौथे का अड़ा, पांचवे का चा और छठवे का छा। तो मैंने इस तरीके से आपको आंसर दे रखे हैं, आप इनको मिला लीजिए। इसमें देख के वीडियो को रोक रोक कर आप मिला सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब आपका आंसर आता है एक शब्द में, चौथा वाला है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसके भी आंसर मैंने इकट्ठे लिख रखे हैं, सभी को आप पढ़ लीजिए, और सबके आंसर मैं आपको यहाँ लिख कर दे रहा हूँ। देख लीजिए, सबके आंसर ये दे रखे हैं आपको। पहले का है कीमत सिद्धांत, दूसरे का है पारिवारिक क्षेत्र। और इसमें क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख कितने क्षेत्र हैं? तो इसके आंसर देख लीजिए। अब आप कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र आते हैं, पारिवारिक क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र, ये आते हैं आपके। ठीक है, चलिए। और अब आप यहाँ देख लीजिए, तीसरा है बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय, चौथा है प्रोकिन्स, प्रोफेसर किन्स या एडम, इसका पांचवे का एडम स्मिथ, और छठवे का है आर्थिक नियंत्रण। ये आपके सभी एक वाक्य में उत्तर के आंसर हो गए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ें। अब आते हैं आपके सतसत 7 आते हैं, 7 नंबर के आते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पर पहला है बाजार मांग वक्र, औसत संप्राप्ति वक्र सत्य है। कैसा है? सत्य है। और दूसरा है भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, ये भी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है।
जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत है, बिल्कुल पड़ता है प्रभाव। ठीक है, ये गलत है। मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, मूल्य का हस्तांतरण यानी कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका पैसा वगैरह जो भी हम भुगतान करते हैं तो वो मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, शिक्षा का व्यय विकासात्मक व्यय है, बिल्कुल सत्य है। आप शिक्षा यानी कि शिक्षा में खर्च कर रहे हो कोई भी पैसा, तो वो विकास के लिए खर्च कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे जब तक आप विकसित नहीं होंगे। प्रोफेसर कीन्स का रोजगार सिद्धांत न्यून मांग का सिद्धांत भी कहलाता है, बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, चलिए आगे है कुल पूर्ति को शुद्ध राजकीय उत्पाद भी कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते, गलत है जी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं अपन। अब क्वेश्चन है जी, आपको क्वेश्चन है और ये आपको ध्यान रखना है, इनके आंसर खुद ढूंढना है। मैंने क्योंकि इनके क्वेश्चन बनाए मैंने, ठीक है, आंसर मैं अभी नहीं बता सकता। अगर आप कहोगे तो मैं इनके आंसर फिर अलग से डाल सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ पेपर बनाया तो पेपर में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के। पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए, इसका अथवा है आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। ओके, 7वां क्वेश्चन है, फर्म के सामने से क्या आशय है, इसका अथवा है स्थिर लागत से क्या आशय है। ओके, और 8वां क्वेश्चन है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है, इसका अथवा हो जाएगा हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक पूर्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर लगभग नहीं जाएगा। ओके, 9वां क्वेश्चन है, संतुलन कीमत मूल्य से क्या आशय है, इसका अथवा है प्रशासकीय कीमत किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिश्रित आय से क्या आशय है, इसका अथवा प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है, इसका अथवा है शुद्ध निर्यात से क्या आशय है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखें, रिजर्व बैंक को सरकार का बैंक क्यों कहते हैं, इसका अथवा भारत के किन्हीं 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, आय और उपभोग में कैसा संबंध पाया जाता है, तो इसका आंसर और इसका अथवा हो जाएगा कुल मांग के घटकों के नाम दीजिए। ओके, अभी ये 2-2 नंबर में चल रहे हैं सारे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, अतिरिक्त मांग की अवस्था कब उत्पन्न होती है, इसका अथवा है पूर्ण रोजगार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यून मांग क्या होती है, इसका अथवा हो जाएगा तकनीकी बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी, हमारे 2-2 नंबर के हो गए यहाँ तक। अब आता है 16वें नंबर से 3-3 नंबर के। ओके, 16वें नंबर से आएंगे हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन। तो पहला 3 नंबर का क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता हास नियम का महत्व लिखिए, इसका अथवा है बजट सेट तथा बजट लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि लास्ट तक देखना है और इनका पूरा आंसर ढूंढ के और आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उपभोक्ता बजट को समझाइए, इसका अथवा हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आंसर आपको नहीं मिल रहा है, आप कमेंट करके बताइए, मैं सभी के आंसर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर स्पष्ट कीजिए, और इसका अथवा हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ बताइए। ठीक है, अगला है, एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुणों का वर्णन कीजिए, इसका अथवा हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ व्यापारिक बैंकों में अंतर लिखिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 20 है, अब देखिए 4 नंबर का है, स्थापन वस्तुओं और पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। जो 4 नंबर में है, इसका अथवा हो जाएगा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्ति के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसका अथवा हो जाएगा किन किन दशाओं में पूर्ति का नियमन लागू नहीं होता है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 22 मैंने लिखा नहीं है, मैं इसको आपको अगर आप बोलोगे तो आंसर सहित उसमें उपलब्ध करवा दूंगा। 4 नंबर का क्वेश्चन और रह गया एक। चलिए दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना बेस्ट पेपर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।